योग गुरु के तौर पे रामदेव की लोकप्रियता निरंतर बढ़ती गई है, बल्कि योग का दूसरा नाम बन गए बाबा रामदेव। लेकिन देह की सेहत की चिंता करते करते वो देश की चिंता करने भी लगे। कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा, कभी ब्लैक मनी के क्रूसेडर बने, कभी अन्ना हजारे के साथ नजर आए, कभी मोदी के करीब दिखाई दिए। इस दौरान उनकी दवाओं से लेकर उनकी नीयत तक पर बहुत सारे सवाल उठे, लेकिन बाबा रामदेव सभी सवालों का जवाब देते रहे। हाल ही में वो फिर खबरों में रहे, क्योंकि वो किसी न किसी बात पे कोई न कोई ऐसी टिप्पणी कर देते हैं कि फिर खबरों में आ जाते हैं। इस बार हरियाणा सरकार का मंत्री पद जो था उससे उन्होंने इनकार किया। फिर पद्म विभूषण को लेकर चर्चा में रहे, ये कहकर कि उन्हें ये पुरस्कार दिया जा रहा था, उन्हें नहीं चाहिए। फिर ये कहकर कि पद्म विभूषण हो या पद्म भूषण हो या फिर नोबेल प्राइज हो, इन सारे पुरस्कारों के पीछे बहुत मार्केटिंग चलती है, जोड़ तोड़ चलती है। और उसके अलावा उनकी पतंजलि योगपीठ का पुत्र जीवक बीज नाम की जो दवा थी वो भी खबरों में बनी रही और इसको लेकर भी उन्हें सफाई देनी पड़ी। आज हम लोग में हमारे साथ खास मेहमान हैं बाबा रामदेव। स्वामी रामदेव, आप स्वयं को कैसे परिभाषित करते हैं? क्योंकि सब तमाम लोग, कोई आपको बाबा रामदेव, कोई स्वामी रामदेव, संत, महात्मा, ऋषि, ये तमाम नाम से आपको लोग बुलाते हैं, तो आप स्वयं को कैसे परिभाषित करते हैं? देखिए, पहली बात तो नगमा बहन, ये कोई पदवियां नहीं है कि कोई सरकारों के द्वारा दी जाती हो। ये कोई डिग्रियां नहीं है जो किसी विश्वविद्यालय के द्वारा दी जाती हो। ये हमारी एक परंपरा है। जिस व्यक्ति का जैसा व्यक्तित्व होता है वैसे उसको लोग संबोधित करते हैं। जी, मैं पूरे देश में घूमता हूँ। देश में करीब 20 लाख किलोमीटर घूमा हूँ। 20 करोड़ लोगों के करीब कार्यक्रम किए मैंने महानगरों से, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई से लेकर के, हैदराबाद से लेकर के, बेंगलोर से लेकर के, और गांव में आदिवासी क्षेत्रों में जहां भी मैं गया, दूर से लोग देखते, बाबा बाबा रामदेव ऐसे बोलते। देश में लोग मुझे बाबा के नाम से ज्यादा जानते हैं, जो मैंने फीलिंग किया है। पढ़े लिखे लोग स्वामी बोल देते हैं। जिनकी श्रद्धा होती है वो कोई योग ऋषि, जो भी जैसे जिसकी भावना हो। जी, मैं स्वयं को एक साधक के रूप में देखता हूँ और साधना और सेवा को ही अपना धर्म मानता हूँ। जी, और फिर मुझे सामाजिक सामर्थ्य मिला। सामाजिक ताकत है मेरे पास, आर्थिक ताकत भी है, राजनीतिक ताकत भी है, क्योंकि जिसके पास जनशक्ति होगी तो वो राजनीतिक शक्ति में रूपांतरित होती है। मैंने अपनी वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक जो भी मेरी शक्ति है उसका सेवा में उपयोग किया है। तो मैं स्वयं को एक साधक मानता हूं। आम भाषा में जैसे कहते हैं, एक फकीर मानता हूं। जमीन पर सोता हूं और कभी कोई इच्छा लेकर के नहीं घूमता। सहज जीवन जीने में भरोसा करता हूं। ये सामने मेरी कुटिया है, ज्यादा चूने लग गई थी, इसकी टाइल बदल रहे हैं इसकी। नो एसी, नो कूलर, एक पंखा रहता है जरूर, जिसका बहुत गर्मी होने पर इस्तेमाल हो। क्योंकि बहुत से फकीर होते हैं लेकिन वो योग की क्रियाएं नहीं जानते, योग की विद्या नहीं जानते, तो योगी सबके लिए प्रयोग नहीं होता है। योगी हैं आप, और आपने योग के पथ पर आप आगे बढ़े और कहते हैं योग जो है वो मूल रूप से तमाम दोषों का निवारण करता है। तो जब समस्त मूल जो दोष हैं वो खत्म हो जाएंगे तो फिर जो छोटी छोटी बीमारियां हैं उसके अलग अलग इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने योग से शुरू किया था, लेकिन अब बहुत से और अलग अलग उसकी जो छोटे सिम्टम्स हैं उसके इलाज करते गए, फैलते गए, यानी कि जो साम्राज्य आपका फैला, ऐसा कि जो ये FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो हैं वो इतनी फैल गई कि बड़े बड़े ब्रांड्स घबरा रहे हैं, जैसा आप खुद कहते हैं कि घबरा रहे हैं टक्कर लेने से आपके। और जिस तरह से आपको सक्सेस मिला वो शायद अब मैनेजमेंट के क्लासरूम्स में पढ़ाया जाएगा कि कैसे 3 साल के अंदर अंदर इतनी तरक्की हुई। नगमा जी, अभी घबरा रहे हैं और आने वाले 3 साल, 5 साल की भी बात नहीं कर रहा, आने वाले 3 सालों में ये लोग पगलाएंगे और भी मेरे ऊपर बहुत से आरोप लगाएंगे, बहुत अटैक्स होंगे। क्योंकि ये 2000 करोड़ पर, 2500 करोड़ पर ठहरने वाला नहीं है। ये 5000, 10,000, 15, 20,000 करोड़ का जब ये होगा
तब कहेंगे इसको रोके कैसे। पर आप इसको और फैलाना चाहते हैं, इतने नहीं, आगे ले मैं जाना नहीं कुछ चाहते हैं। फैला रहा, ये अपना आप हो रहा है सब। नगमा जी देखो, मैंने कहा मेरी जो रिक्वायरमेंट है 2 कपड़े, ये भी योग के समय एक ही रह जाता है, 2 गज जमीन और 2 वक्त बहुत थोड़ा सा लेता हूं। अभी भी मेरा 65 kg वेट है। मैंने कभी नहीं सोचा था, मैं तो एक अनपढ़ माँ बाप के घर में गांव में बिल्कुल जैसे कहते हैं धूल भरी गलियों में से बाहर निकला हूं। जिस गांव में मैं पैदा हुआ अभी तक भी वहां पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं, वहां ना बस जाती है, ट्रेन तो वहां से 25 किलोमीटर उधर। जिस माँ ने मुझे पैदा किया वो आज तक ट्रेन में नहीं बैठी, प्लेन तो बहुत दूर की बात हम लोगों के लिए। मैं वहां से निकला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि करोड़ों लोग मेरे समर्थक होंगे, अनुयायी होंगे, सपोर्टर्स होंगे, ये सब बातें तो कभी सोची नहीं थी। तो ये होती चली गई अपने आप। मैं अपना काम करता गया। शुरू के मेरे 2 संकल्प थे, संकल्प में विकल्प नहीं आने देना और पुरुषार्थ करना, शरीर से, मन से, बुद्धि से, मस्तिष्क से। मैंने मेहनत में कभी कसर नहीं छोड़ी, एक क्षण भी मैंने आराम नहीं किया, एक दिन भी मैंने विश्राम नहीं किया। 9 साल की उम्र से आज तक कोई मैंने हॉलीडे नहीं लिया है, छुट्टी नहीं ली, और मेहनत करता गया। ऐसे हम अभावों और संघर्षों में यहां तक पहुंचे। तो ये तमाम जो अब आपके प्रोडक्ट्स हैं जो बन रहे हैं, जो पतंजलि योगपीठ तो आप कह रहे थे कि 500 प्रोडक्ट्स के करीब 500 से ज्यादा बनेंगे। हाँ, है ऑलरेडी। हाँ, तो ये जो इसकी शुरुआत क्यों की आपने? ये शुरू तो बहुत कम से हुआ था, पर क्यों आपको लगा कि ये बनाने की जरूरत है? और भी आयुर्वेदिक कंपनियां थी, उनको बनाने देते, आप योग करते। डाबर है, बैद्यनाथ है, तमाम चीजें हैं। ये बात है 1995 की। उसी समय हमने ट्रस्ट भी बनाया, और ये ट्रस्ट के अंदर फार्मेसी, हमारी दिव्य फार्मेसी, ये कंपनी नहीं है। उस समय हमने देखा कि औषधियों की क्वालिटी जो चाहिए वो नहीं है। मैं एग्जाम्पल के लिए देता हूं 2-3 छोटे-छोटे उदाहरण। जैसे पेट की बीमारियों के लिए शंख भस्म प्रयोग में आती है, हम बनाते हैं 10 रुपए की, बाजार में मिलती है 40 रुपए की। आप देख सकते हो अभी भी वही रेट है, 20 साल पुराना रेट है अभी भी। और उसकी क्वालिटी वो नहीं होती जो होनी चाहिए। तो ये जो आयुर्वेदिक कंपनी है वो भी नई क्वालिटी देती हैं। अब मैं फिर वो फिर एक नई टिप्पणी हो जाएगी फिर कि उनकी टिप्पणी जो है, जो क्वालिटी जो होनी चाहिए वो नहीं होती है। सच बात है। और कोई टेस्ट कर सकता है इसमें, ये तो कोई मेरा अपने घर का हिसाब किताब नहीं है कि जो मैं कहूं वही सही। हमने रखा वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस, और जो भी प्रॉफिट होगा उससे 100% चैरिटी। ये 3 हमारे असूल थे। 20 साल पहले हमने शुरू किया था। अभी भी करीब 400 से 500 करोड़ रुपए के बीच में औषधियां अलग बनती हैं। ये दूसरे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स और फूड प्रोडक्ट्स, फूड सप्लीमेंट्स, ये अलग है। मींस आज ये करीब 2,500 करोड़ का है कुल, मेडिसिन और फूड सप्लीमेंट्स, ये सब एंड हर्बल कॉस्मेटिक्स, ये सब। तो वहां से यात्रा शुरू हुई। हमने करीब 5 साल तक लोगों से 1 रुपए भी नहीं लिया, मुफ्त में ही दी। लेकिन हमने उसका साइड इफेक्ट ये देखा, एक तो फिर हमको रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता था, और दूसरा जो मुफ्त में लोग लेते थे वो शायद 25% खाते थे, 75% फेंक ही देते थे, क्योंकि पैसे खर्च नहीं किए तो उसका वैल्यू नहीं रहा। तो ये 2 चीजें देखी। और उससे हमारे संस्था के ऊपर शुरू में हमारे पास संसाधन ही नहीं थे, करीब लाखों रुपए कर्जा हो गया था जी। तो हमने कहा कि भाई इस काम को लगातार करना है तो इसको सेल्फ सस्टेनेबल बनाओ। तो वहां से शुरू किया। हमने अपने हाथ से दवाई घोटी, अपने हाथ से गोली बनाई, खरल से घोटते थे हमको। फिर थोड़ी थोड़ी मशीन लेकर के ये अचानक नहीं होगा। लोगों को लगता है ये अचानक बाबा रामदेव ऐसे आसमान में उदय हो गया कोई। 20 साल पहले हमने जमीन से काम शुरू किया, मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। हमने कोई बेईमानी नहीं की, हमने कोई तंत्र मंत्र यंत्र का चक्कर नहीं चलाया, शनि की तो राहु किसी पर चढ़ाया उतारा नहीं, कोई हमने ढूंढ पाखंड नहीं फनाया, लोगों को बहकाया नहीं, हमने किसी के साथ कोई धोखा नहीं किया। हमने फिर वहां से वो काम शुरू किया, धीरे 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 20 साल में इतना बड़ा हुआ हो। फिर ये इधर जो ये जो फूड पार्क वाला काम है, फूड पार्क वाला काम है, इसमें हमने करीब 500 करोड़ रुपए लोन लिया। 500 करोड़ रुपए। तो लोगों को ऐसा लगता है ये कैसे हो गया, बाबा के पास काला धन होगा। अरे मेरे पास तो ना काला है ना सफेद है, मेरे पास तो मेहनत है, मेरा ज्ञान है, मेरा नॉलेज है, और कुछ नहीं मेरे पास। आप कह रहे हैं आप अपने हाथों से बनाते थे पहले, अब इतना फैल गया है तो क्या वो क्वालिटी वही रह जाती है जब इतने बड़े स्तर पे बनने लगता है? तो चाहूंगा कि आप इंटरव्यू की बात जरूर एक बार वहां देखने के लिए जाए। मैंने पहले से हमने क्वालिटी को और इम्प्रूव किया। जैसे कि हाथ से घुटता है तो थक जाता है, तो मशीन पर तो एक टाइम शेड्यूल बना दिया कि इसको 4 घंटे, इसको 8 घंटे, इसको 24 घंटे, इसको 30 दिन, इसको 60 दिन। जैसे हम सरसरपुटी भस्म बनाते हैं 2-2 साल भी लगते हैं, तो उसका एक सडन टेम्परेचर, सडन उसकी घुटाई का जो समय,
माने मैकेनिज्म हमने जरूर अपनाया उसमें। हाँ। साइंस का इस्तेमाल किया हमने, आयुर्वेद में भी हम साइंस को लेकर के आए, योग में भी हमने साइंटिफिक उसको इनपुट दिया। मैंने हर चीज को, मैंने देखो परंपराएं पुरानी, ज्ञान नया। बहुत सारे लोग हैं, हजारों हजार लोग हैं, तभी इतनी बड़ी आपकी अब जो ट्रस्ट है, कंपनी है, वो फैली है। लेकिन बहुत लोग अभी भी जो कहते हैं कि इन दवाओं से कोई फायदा नहीं है। देखिए, तो इन सब से आप कैसे जूझते हैं? मतलब मेरे आलोचना करने वाले ना बहुत थोड़े लोग हैं, लेकिन वो वोकल इतने हैं और उनकी पावर है थोड़ा। तो पावरफुल लोग जो हैं वो आपके आलोचक हैं, आप कह रहे हैं। सामान्य लोग तो बहुत मेरे से प्यार करते हैं। सामान्य लोग जो पावरफुल लोग भी है ना, जैसे कोई पत्रकार है मेरे से क्वेश्चन जरूर करेगा, लेकिन ज्यादातर पत्रकार पतंजलि का कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं। कोई शैम्पू यूज करेगा, कोई टूथपेस्ट यूज करेगा, क्योंकि उसको दंत कांति से उसके दांतों की समस्याएं दूर होती है। वो एलोवेरा जूस पीता है, एलोवेरा जेल लगाता है, तो उनके चेहरे की कांति, उनका लावण्य, ग्लो अच्छा रहता है। वो कुछ ना आंवला एलोवेरा का जूस ही पियेंगे, कोई दलिया ही खाएंगे, कुछ ना कुछ इस्तेमाल करेंगे। तो प्रश्न पूछते, वो उनका जो है एक बिजनेस है, उनका काम है। फिर ऐसे ही जो है पॉलिटिशियन है, मैंने ज्यादातर पॉलिटिशियन से पूछा, मैंने कहा चलो तुम प्रश्न खूब पूछ लो। जैसे वो जब वो टीवी से आते हुए कई बार तो आमने सामने बहस होती है, कहते देखो बाबू जी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप तो योग से भी बहुत प्यार करते हैं, आयुर्वेद से बहुत करते हैं, आपके प्रोडक्ट भी यूज करते हैं, लेकिन ये हमारा पॉलिटिकल बिजनेस है। तो ये जो विरोध है ना, वो मैं मानता हूँ बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। और जो विरोध करते हैं वो भी मानते हैं कि बाबा भी सही है और बाबा का काम भी सही है, लेकिन ये डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं, फिर डिफरेंट जो है लोगों के उसमें स्वार्थ हैं, उसके कारण से चीजें आती हैं। बाकी और तो मैं इसमें पहले तो थोड़ा कभी कभी ऐसा लगता था कि मेरे कंट्रीब्यूशन की बात बहुत कम होती है, मेरे ऊपर कंट्रोवर्सीज की बात ज्यादा होती है, लेकिन अब मेरे लिए ना वो स्वीकार्य हो गया है। मैंने कहा भाई ये भी इस रास्ते का एक स्वाभाविक परिणाम है, तो इसके लिए मुझे तैयार रहना चाहिए। और कंट्रोवर्सीज आप नई नई खड़ी भी करते रहते हैं। अभी आपने बोला कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये तमाम जो पुरस्कार हैं, इनके लिए लॉबिंग बहुत होती है और तभी मिलते हैं ये पुरस्कार। अभी थोड़ी देर मैं आपका इंटरव्यू लेता हूँ, आप लोग तो बहुत लेते हो हम सबका। मैं आप ही से एक प्रश्न पूछता हूँ, ईमानदारी से बोलना। मैंने 2 वाक्य बोले थे खाली कि ये पुरस्कार अच्छे लोगों को भी मिलते हैं, हाँ, लेकिन रसूखदार लोगों को भी मिलते हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके ये प्राप्त किया जाता है। दूसरे साधु संतों में और मुझ में एक थोड़ा सा बेसिक अंतर है, हाँ, वो अपनी साधना सेवा तो करते हैं, लेकिन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नेशनल इंटरनेशनल जो एजेंडा होते हैं, जिन पर आप भी बहुत प्रोग्राम बनाते हो, तो मैं नेशनल इंटरनेशनल जो एजेंडा है, मैं एजेंडा सेट नहीं करता, मैं अपनी राय रखता हूं जब कोई पूछता है। तो मैं खाली सच कहता हूं और मैं इस बात को पूरी प्रामाणिकता से स्वीकार करता हूं। आप खुद पुरस्कार क्यों नहीं लेते? आपने पद्म विभूषण आपने कहा आपको मिलने वाला था, आपने उससे इनकार कर दिया। अब आप इनकार कर देते हैं तो दूसरे जो बाबा स्वामी हैं उन पर भी दबाव पड़ता है कि वो इनकार कर दें, ना लें पुरस्कार। देखो बहन, पुरस्कार, ये मंत्री आदि के पद, मैं नगमा जी आप जानते हैं, और आप मैंने तो सर्वे करवाए पूरे देश में, पॉलिटिकल पार्टियों से भी बड़ा सर्वे करवाया मैंने। मैं चाहता तो 50 से 100 MP मैं बना सकता था नई पार्टी बना करके, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने देखा एक मौका नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए। देश में जो है एक संगठित रूप से कुछ एक जो है कलेक्टिवली जब कोई काम होगा तभी कोई बड़ा चेंज आ सकता है। हमने उस चीज को विड्रॉ किया, और यदि वो पार्टी भी यदि मैं बनाता तो मैं उसमें नहीं होता। वो फिर मैंने कहा जब इन लोगों को एक बार मौका दे। मेरे लिए ये MLA, MP, ये CM, PM, ये ख्वाहिशें नहीं है मेरी। दिस इज नॉट माई एम्बिशन। हाँ, मेरा मिशन जरूर है कि इस देश में पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड स्पिरिचुअल जस्टिस होना चाहिए, और जस्टिस के लिए मैं हमेशा बोलता हूं। फिर मैं दोबारा पूछ रही हूँ कि पद्म विभूषण क्या आपको मिलने वाला था? क्या आपको बताया गया था? क्योंकि ये पुरस्कार जब दिए जाते हैं तो पहले बताया जाता है कि आपको ये पुरस्कार मिल रहा है, और तब आप उसे ले या ना लें, आप उसे इनकार कर सकते हैं। हाँ, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आपको ये दिया जा रहा था। मीडिया में इतना उछला, फिर हमने बात की, ये अखबारों में खबर आई थी। अरे मीडिया में, टीवी में, अखबार में आप लोगों ने खूब ब्रेकिंग लाइन चलाई, तो फिर मैंने, पर आपको जानकारी मिली थी? सुनो तो, मुझे जानकारी मिली और उसी के बाद मैंने विनम्रता पूर्वक मना किया। मैंने 4 लाइन भी लिख करके मना किया कि आपने मुझे गौरव देने के लिए जो पहल की, मैं उसका कृतज्ञता पूर्वक सम्मान करता हूँ, लेकिन सन्यासी को तिरस्कार और सत्कार, ये तो रोज मेरे साथ देखते हो आप, उसमें सम रहना चाहिए। इसलिए मैंने विनम्रता पूर्वक उसको अस्वीकार किया। मंत्री पद की बात आई, हरियाणा में मंत्री पद आपको दिया जा रहा था, तो कैबिनेट में पास कर दिया था। तो क्यों नहीं लिया फिर आपने?
क्यों लूं? पर आपके पास सिक्योरिटी, जेड क्लास सिक्योरिटी, ये तमाम बॉडीगार्ड, ये सब आसपास है, फिर उनको क्यों लिया? देखिए, एक बात होती है सम्मान की, दूसरी बात होती है सुरक्षा की। सम्मान मेरे लिए होता है, सुरक्षा मेरे द्वारा सेवा के लिए, मैं जो कार्य कर रहा हूं। कुछ असुरक्षित महसूस करते हैं आप? कहीं से मैं खतरा तो है? भगवान के हाथों में सुरक्षित। तो फिर ये जो गार्ड्स हैं आसपास, देखिए, सुरक्षा को ना हमको इसको डिफरेंट एंगल से देखना चाहिए। सिक्योरिटी, दिस इज ए वेरी डिफरेंट क्वेश्चन, और इसका पूरा, इसकी पूरी पृष्ठभूमि, इसका पूरा मैकेनिज्म, उस व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व, उसका पूरा कंट्रीब्यूशन, उसका पूरा प्रेजेंट, उसका पूरा फ्यूचर, उसका पास्ट। आप सुरक्षा के बारे में तो आप इतने बड़े बड़े एजेंडा के प्रोग्राम करते हो, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, आम लोगों को तो जरूरत होती है। और आप चूंकि कह रहे हैं कि सन्यासी के लिए तिरस्कार और सम्मान आपको नहीं चाहिए था, मैंने कहा सम्मान एक डिफरेंट इशू है। देखिए, मैं एक सन्यासी हूं, लेकिन मेरे ऊपर भी आकर के पाकिस्तानी अटैक कर सकते हैं, मेरे ऊपर भी आकर के आतंकवादी अटैक कर सकते हैं, मेरे ऊपर भी आकर के जो मुझे पसंद नहीं करते, मेरे काम को पसंद नहीं करते। ये मैंने कहा सम्मान, दिस इज ए डिफरेंट थिंग, एंड सुरक्षा बिल्कुल अलग चीज को दिया जा रहा था, तो आपने इनकार कर दिया। वो भी आपको पहले से जानकारी होगी, फिर उस दिन स्टेज पे जाके आपने इनकार किया? मुझे पहले से जानकारी नहीं थी। मुझे ये बात, क्योंकि 15-20 दिनों से बात चल रही थी कि ऐसा हो गया, उन्होंने कैबिनेट में पास कर दिया, मेरे पास लोग आए, तो मैंने कभी, मुझे अभी इसके बारे में पता ही नहीं है। फिर जब ये मंच के ऊपर घोषणा की उन्होंने, जब मेरे सामने, तो उसी दिन मैंने तुरंत उसके लिए उनको भी बहुत विनम्रता से कि आपने जो है सम्मान दिया, और राजसत्ता हमेशा अध्यात्म सत्ता को सम्मान देती रही। आपने अभी स्वयं कहा कि दूसरे जो बाबा हैं, जो स्वामी हैं, जो दूसरे गुरु हैं, उनमें और आप में फर्क ये है कि आप सामाजिक जो और बातें हैं और तमाम चीजों से जुड़ते हैं और उस पर टिप्पणी और अपने जो विचार देते हैं। तो राजनीति से आप हमेशा कहते हैं कि आप दूर रहना चाहते हैं, पर आप अक्सर राजनीति में दिखे, राजनीति करते हुए दिखे। अन्ना मूवमेंट के समय दिखे, अन्ना के साथ गए आप, मोदी जी के साथ, मोदी जी के लिए आपने कहा अन्ना तो मेरे साथ आए थे, आप उल्टा प्रश्न पूछिए। दोनों साथ थे, चाहे आप आए चाहे वो जाए, यहाँ आए मेरे से, उन्होंने कहा कि स्वामी जी हमें सहयोग चाहिए, तो हमने सहयोग दिया उनको। मोदी जी ने कहा कि हमको सहयोग चाहिए, हमने सहयोग दिया। पर कहीं ना कहीं मेरे ऊपर राजनीति पूरी होती है कि नहीं होती, पहले तो ये बताओ। होती है ना, मेरे ऊपर भी तो राजनीति होती है, और आपके ऊपर भी राजनीति लागू है। आप राजनीति से जुड़ रहे हैं। आपका जो हैं। चैनल चल रहा है ना, इसका लाइसेंस भी राजनीति वाले लोग देते हैं। बिल्कुल, हाँ, ठीक है। आपके घर में जो पानी आता है ना, वो भी राजनीति से आता है, मतलब वो भी पॉलिटिकल पार्टियों ने लाइन बिछा रखी है। आपके बच्चे क्या पढ़ेंगे, वो भी राजनेता तय करते हैं। आप कौन सी दवाई खाएंगे, ये भी राजनेता तय करते हैं, दवाइयों के लाइसेंस भी वही देते हैं। ठीक है ना, माने राजनीति सब कुछ निर्धारित करती है। राजनीति से हम अलग हो जाएंगे, ये कहना झूठी बात है। जो कहता है कि मैं राजनीति से अलग हूं, दूर रहेंगे, वो वहां झूठा है। राजनीति उसके ऊपर सब लागू होती है। मेरे ऊपर इस देश के सारे नियम कानून संविधान लागू है कि नहीं? जब मुझ पर राजनीति लागू है, तो उस राजनीति की नकेल क्यों ना कसूं मैं? पर कहा जाता है कि संतों को सीकरी से क्या काम। अच्छा, अब बताओ, ऐसा मैंने चारों वेद पढ़े नगमा, ठीक है, 6 दर्शन पढ़े, उपनिषद पढ़े। मैं मूलतः एक गुरु शिष्य परंपरा में गुरुकुल का पढ़ा हुआ आचार्य हूं। क्या भगवान वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, आचार्य चाणक्य, महर्षि संदीपनी, गुरु विरजानंद, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, क्या ये ऋषि नहीं थे, योगी नहीं थे? बिल्कुल। क्या इन्होंने राजनीति नहीं की? जब राजा उनसे परामर्श मांगते थे तो वो देते थे, पर जब आप स्वयं वहां जाएं तो वो राजा के दरबारी हो जाते। नहीं, राजा के दरबार में मैं नहीं गया, कभी नहीं गया। क्यों मैं एक बात कह रही हूँ, नहीं गया। आप देखो, आदरणीय मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, वहां आपने बड़े बड़े देखे होंगे, लेकिन मैं नहीं गया। क्यों नहीं गया? और मोदी जी से कोई प्रोजेक्ट लेने नहीं गया। 1 साल होगी सरकार बने, मैं ले सकता था। कोई मंत्री पद लेने नहीं गया कि अपने, बहुत से मेरे शिष्य हैं ऐसे। मोदी जी मेरे जो है बड़े भाई की भी तरह हैं और शिष्य की तरह भी हैं। तो मेरे लिए महत्व की चीजें नहीं है ना। आज भी मैं लाखों करोड़ों लोगों को सड़क पे उतार सकता हूं। क्यों? क्योंकि सबको पता है बाबा को कुछ नहीं चाहिए। अब सब बातें अब जो मेरे ऊपर आरोप लगते थे, वो भी सब लोगों को झुठला दिए मैंने। क्यों? मैं यदि इस परिवर्तन के होने के बाद, चलो जो है काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों को लेकर के कांग्रेस से संघर्ष हो गया था, लेकिन ये तो जो हम चाहते उसमें वो सब कुछ कर सकते थे। तो मैंने राजनीति से कोई लाभ ना लिया, ना ले रहा हूं, ना लूंगा। आप आरएसएस के करीब हैं? नहीं, मैं देश के करीब हूं। ये बात बहुत उठी ना पूरे मीडिया में कि बाबा जो है संघ के करीबी है। मैं तो हर सच्चाई के करीब हूं। जहां तक मेरा
व्यक्तिगत तौर पर संबंध है। मैं जिस गांव में पैदा हुआ आज तक भी लोग संघ का नाम तक नहीं जानते। उनसे कोई पूछे कि आरएसएस की फुल फॉर्म बता दो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक आदमी नहीं बोल सकता शायद वहां का। फिर उसके बाद में मैं कभी संघ की शाखा में नहीं गया। जैसे आप लोग संघ वालों से मिलते हैं, मैं भी मिलता हूँ और कुछ विचारधाराएं भी मिलती हैं। जो अच्छी बातें हो तो सबकी मिलेंगी ना, वो तो आपकी मेरी भी मिलेंगी। इस देश में कि भलाई के लिए कोई भी काम होगा तो राष्ट्रहित का कोई एजेंडा होगा तो वो आप और मेरा भी विचार मिलेगा। आपने कहा तो आप फिर कोई ये कहे कि आप तो जो है पत्रकारों के करीब है, नगमा के करीब है, या किसी और किसी दूसरे तीसरे पत्रकार के करीब है। मैं सच के करीब हूँ। जो जहां मुझे सच दिखता है वहां मैं खड़ा होता हूँ। मैं तो देवबंद में भी गया। देवबंद में लाखों मुसलमान जो है हमारे, आपने देखा होगा वो कार्यक्रम भी, जहां पर आते हैं। क्या कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वहां सरसंघ चालक गया कभी? आदरणीय भागवत जी को बुलाते हैं कभी? नहीं बुलाएंगे। ये चीजें क्या हमारे ऊपर भी लोगों ने सांप्रदायिकता का ठप्पा लगाने की कोशिश की, लेकिन हमने उसको लगे नहीं। देखो एक बात और कहता हूं नगमा में, मुसलमानों को आरएसएस वाले सूर्य नमस्कार कराते तो आपत्ति है। मैं भस्त्रिका कराता हूं, मैंने दुबई से लेकर के मुस्लिम देशों में भी करवाया। कपालभाति कराता हूं, अनुलोम विलोम कराता हूं, बोले बाबा जी हमको दिक्कत नहीं। सूर्य नमस्कार कराते हैं, बोले बाबा जी हमको दिक्कत नहीं है। बोले वो मंत्र बोलते हैं ना। वो नहीं बोलेंगे। तो मैं क्या इसमें मंत्र बोलने की जरूरत ही नहीं है ना। कहा कि मोदी जी को के लिए आप अपने अभी भी कहा कि आपने काम किया, उनको आपने प्रधानमंत्री बनने में उनकी मदद की। आप स्वदेशी की बात बार बार करते हैं, आज भी मैंने सुबह सुना आपने स्वदेशी के बारे में, और आपका पूरा मकसद ही वही है। पर मोदी जी की जो सरकार है वो तो विदेशी प्रोडक्ट्स की काफी तरफदारी, मेक इन इंडिया, यानी कि विदेशी सामान भी भारत में बने साझेदारी के साथ, और उनको विदेशी सामानों से कोई आपत्ति नहीं है। तो आपका स्वदेशी और वो विदेशी कहीं टकराता तो नहीं है? आदरणीय मोदी जी संघ के प्रचारक रहे और संघ की स्वदेशी की विचारधारा है, तो मोदी जी की भी स्वदेशी की विचारधारा है। एक बात, पर वो इस पक्ष में नहीं है कि तमाम चीजें जो है वो स्वदेशी इस्तेमाल करें। अब जैसे बालों में विदेशी शैम्पू न लगाएं, विदेश से आएगा तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, हम वहां भेजें, वो वहां से यहाँ आए, विदेश से यहाँ आएगा तो इकोनॉमी, पैसा बाहर जाएगा, बढ़ेगी नहीं। देखो, पर मोदी जी इसका विरोध मैं एक बात कहता हूँ, महात्मा गांधी स्वदेशी के प्रबल पक्षधर जी। ये जो मैं भजन गाता हूँ, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी, ये पंडित रामप्रसाद बिस्मिल का गीत है। माने स्वदेशी की विचारधारा सब क्रांतिकारियों में, माने गरम दल नरम दल दोनों में एक जैसी थी। अब स्वदेशी का मतलब क्या है? स्वदेशी का मतलब स्वावलंबन। स्वदेशी का मतलब किसी भी देश की संपत्ति को, किसी भी देश की ताकत को आप जो है अपने हितों के लिए प्रयोग ना करें। प्रकृति ने हर चीज को स्वावलंबी बनाया, उसको वहां फलने फूलने दें। आप जो है ये जो साम्राज्यवाद है, पूंजीवाद है, उपनिवेशवाद है, इसके खिलाफ है विचार। आज यदि चीन आर्थिक महाशक्ति बन रहा है, स्वदेशी को ना ये कोई जो है ये छोटी सोच का वो नहीं, बिल्कुल। ये स्वदेशी को और स्वाभिमान को लोग गलत अर्थ में भी लेते हैं, तो गलत बात। हमने स्वदेशी में एक कदम और आगे हम बढ़े कि उस कार्य से जो भी लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, वो 100% चैरिटी में लगेगा। आज यहां बड़े बड़े बिजनेस हाउस हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, बड़े बड़े बिजनेस हाउस हैं। क्या आप एक बिजनेस हाउस का बता दो जो हर साल 200, 250, 500 करोड़ रुपए सेवा में खर्च करता हो? पतंजलि की तरफ से हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए हम सेवा में। तो आप में और उनमें, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, इनमें फर्क क्या है? ये इतना बड़ा फर्क है, सैकड़ों करोड़ रुपए, उनके लाखों करोड़ उनका साम्राज्य, हमारा तो छोटा सा है। मैंने पहाड़ के सामने चींटी जैसा है हमारा कार्य। लोगों को बड़ा दिखता होगा, हाँ बड़ा भी होगा क्योंकि इसके पीछे सेवा की शक्ति है। जी जी। आपको लोग क्यों व्यापारी और बिजनेसमैन और ये कह रहे हैं, जबकि आपने स्वयं कहा कि जब खादी की दुकानें खुली और महात्मा गांधी का नाम उनके साथ, खादी ग्राम उद्योग अभी भी नाम जुड़ता है, उनको लोग महात्मा कह रहे हैं, आपको नहीं, ऐसा क्यों? ऐसे तो दरअसल एक पार्टी विशेष है, हमने उसको अभी बख्श रखा है। अभी छोड़ो, अब जो काम था वो कर दिया। तो उन लोगों ने ही बात फैलाई, लेकिन उनको जवाब देना मुश्किल हो गया। मैंने कहा महात्मा गांधी को आप आदर्श मानते हो? वो गृहस्थ थे, उसके बाद तुम उनको महात्मा कहते हो, उनको राष्ट्रपिता कहते हो। अरे मैं राष्ट्र का पिता तो हो नहीं सकता, राष्ट्र का पुत्र तो हूं मैं, और मैं तो जन्मजात महात्मा हूं। तुम और देश मुझे महात्मा मानता है, बाबा सन्यासी योगी मानता है जी, ये कोई राजनीतिक पार्टी मुझे पदवी थोड़ी देंगी। तो हमने इसके, जैसे महात्मा गांधी की जो खादी है आज भी सब्सिडी पर चल रही है जी। सब्सिडी की सीढ़ियों पर महात्मा गांधी का स्वदेशी का आंदोलन है।
हमारा आंदोलन ऐसा है जिसमें सरकार से हमने सब्सिडी नहीं ली है, बल्कि वो स्वावलंबन के साथ चल रहा है और सेवा कर रहा है। आपका स्वावलंबी है पूरा उद्योग, और जो खादी ग्राम उद्योग हैं वो आपने सही कहा सब्सिडी पे चल रहा है, वैसे चल नहीं रहा। तो क्या आप उनको कुछ सुझाव अब देंगे उसको सुझाव तो हमने दे स्वावलंबी दिए, बनाने के लिए? सुझाव दे दिए हैं और उसके बाद हम मौन हो गए। हाँ। बीच ये भी हुआ, बोले बाबा जी सारे जो है जो स्वदेशी स्टोर हैं, गांधी स्टोर हैं, ग्राम उद्योग है, इसके ऊपर बाबा जी कंट्रोल करेंगे। अरे हमको किस पे कंट्रोल करना, हम तो अपने ऊपर कंट्रोल करना जानते हैं, बाकी सबकी सेवा करना जानते हैं। पर आपके प्रोडक्ट वहां भी अब मिलेंगे। यदि इस काम को हमारे हाथों में दिया गया होता या अभी भी सरकार यदि चाहे तो हम उस कार्य को भी स्वावलंबी बना सकते हैं। उसमें हजारों करोड़ का घोटाला होता है। एक और चीज जिसको लेके कंट्रोवर्सी हुई थी वो थी जो पुत्र जीवक बीज, आपके यहाँ का एक प्रोडक्ट, उसको लेकर आपको बयान भी देना पड़ा क्योंकि बड़े विपक्षी पार्टियों ने इस पर हंगामा किया कि ये जो है मोदी जी जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ आंदोलन कर रहे हैं, आप मोदी जी के समर्थक हैं और आप पुत्र जीवक बीज यानी कि बेटों को ज्यादा से ज्यादा बेटे पैदा करें, लिंग का चुनाव कर सकें, इस तरह की बातें चल पड़ी। देखो तो इसका नाम ऐसा दिया क्यों गया, जिससे कि आपने बाद में कहा कि इसका मकसद ये नहीं था? पर मैं बताता हूं, कुछ मूर्ख लोग हैं, अनपढ़ लोग, जिनको किसी सब्जेक्ट का नॉलेज होता नहीं। आप नगमा जी को इंटरव्यू करने जाते हैं तो उससे पहले उसकी तैयारी करते हैं, कोई इंटरनेशनल एजेंडा भी करते हैं तो उससे पहले पूरी स्टडी करते हैं, उसके आंकड़े जुटाते हैं, पूरा मेहनत करते हैं। तो उनको थोड़ा होमवर्क करना चाहिए। जो संसद में बैठे हैं कुछ उनको इतना ज्यादा अज्ञान, और फिर संसद में झूठ बोलना तो संविधान का, लोकतंत्र का, देश के कानून का अपमान है। संसद में झूठ बोलना पाप है, मंदिर है वो देश। अब वहां जाकर के बोलने की लड़का पैदा करने की दवाई दे रहे हो, लड़का पैदा करने की दवाई नहीं, उसके ऊपर लिखा हुआ है ये बंध्यत्व के लिए है, इनफर्टिलिटी के लिए। अब जी उसका तो नाम ऐसा क्यों है फिर? तो नाम को बाबा रामदेव ने रखा। और ये तो मोदी जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे, राजनीति में भी नहीं थे, शायद मोदी जी पैदा भी नहीं थे धरती के ऊपर, तब से पुत्र जीवक नाम है। एक बात। और संस्कृत में पुत्र और पुत्री दोनों के लिए पुत्र जीवक शब्द का प्रयोग आता है। और वो जो पूरी औषधि है, जो लोग कहते हैं बाबा जी तो व्यापार के लिए कर रहे हैं इसको, आप देखो उसमें पूरी औषधि में मुश्किल से पूरे साल भर में 10,000 रुपए का फायदा होता होगा। इनफर्टिलिटी क्या कीमत कितनी है? 30 रुपए उसकी, 30 रुपए की कीमत है। कोई लड़का पैदा करने के लिए तो लोग 30,000 भी दे देंगे। तो आपके रास्ते बदनाम करने की कोशिश करें। देखिए बात ये, लोगों ने कहा मोदी ये कर रहे, बाबा ये कर रहे, तो ये साथ साथ कहा गया कि बाबा जी बेटा पैदा कर रहे हैं, मोदी जी बेटी पैदा करना चाहते हैं। अरे ना मोदी जी बेटी पैदा कर रहे हैं ना बाबा बेटा पैदा कर रहा है, हम तो दोनों ही बेटा बेटी पैदा करने से दूर हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि बेटा और बेटी दोनों को सम्मान मिले। अब नाम जो है ये इसके नामकरण की प्रक्रिया है। मैंने कहा अब गोदंती, अब कोई कल को कहे कि गोदंती भी नाम बदले तो गाय के दांत से जुड़ी हुई है, ऐसे कितनों का नाम, सर्वगंधा, अश्वगंधा, अब गज केसरी है तो कोई हाथी घोट के थोड़ी बनाई गई। एक और चीज आपने कही थी वो समलैंगिकता के ऊपर, जिसको लेके कोर्ट ने भी आपत्ति जताई थी। मैं चूंकि आपसे बातचीत हो रही है मुझे अभी अचानक ध्यान आया कि वो भी मैं साफ कर लूं कि इसको न डॉक्टर और न कोर्ट कचहरी अब वो उसको बीमारी नहीं मानते। आपने बीमारी माना और कहा कि हम होमोसेक्सुअलिटी को ठीक कर देंगे, यानी कि आप उनको बीमार बता रहे हैं मानसिक तौर पे। नहीं ये तो है कानूनी गलत है, ये बीमारी है, ये बीमारी है। मैं आपको 4 शब्द बोलता हूं, आपको उसमें आपत्ति हो तो बताना। होमोसेक्सुअलिटी ये अनैसर्गिक है, प्राकृतिक नहीं है, अप्राकृतिक है। दूसरा अवैज्ञानिक है, ये साइंटिफिक नहीं है, अव्यवहारिक है। और तीसरी बात, यह अमानवीय है। मैं बहुत बड़ा शब्द बोल रहा हूं और इसके मैं थोड़ा सा मीनिंग बताता हूं। अप्राकृतिक इसलिए कि प्राकृतिक रूप से भगवान ने स्त्री और पुरुष की रचना और उनके जो है जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनकी रचना की है। जी। अवैज्ञानिक इसलिए कि इसमें कुछ साइंटिफिक रीजन नहीं है ना, आप क्यों कैसा कर रहे हो, अनप्रोडक्टिव है ना। अब जो वर्ल्ड के समलैंगिक हैं, और ये बहुत बड़ी तादाद में हो रहा है, जो समलैंगिक हैं फिर वो अब जो है ये आजकल वो कोख उधार ली जाती है ना, क्या बोलते हैं उसको? जी जी, सरोगेट मदर वाला सहारा ले रहे हैं। उनको बच्चे भी चाहिए। अरे बच्चे ही चाहिए तो सही तरीके से शादी। हम बहुत से लोगों को लेके आए, बहुत से लोगों को लेके आए, फिर वो लेकिन मना करते हैं कि स्वामी जी आप हमारा नाम नहीं लेना, समाज में थोड़ा अपयश होता है। आप खुद को फकीर बोलते हैं कि मैं फकीर हूं, आपने बार बार कहा है, लेकिन फकीर जो होते हैं
उनका जिस तरह का जीवन होता है और आपके पास जिस तरह की संपत्ति है, चाहे वो स्कॉटलैंड में पूरा का पूरा एक आइलैंड हो या इतना बड़ा जो ट्रस्ट है, तो ये सब चीज एक फकीर के साथ कैसे जुड़ती है? फकीरी का संबंध उसके आचरण से है, उसके आचरण से और उसके चरित्र से है। तो मानसिकता कुछ भी बोल दीजिए आप उसको। तो मेरे आचरण में, मेरे चरित्र में, मेरी मानसिकता में, मेरी मनसा में, मेरे कार्यों में आपको कहीं पर भी खोट दिखे तो बता सकते हैं। ये दिक्कत क्या है? स्कॉटलैंड में आइलैंड क्यों लेने की जरूरत पड़ी आपको? ये थोड़ा है तो इससे और हजारों गुना होना चाहिए मेरे पास, जिससे कि मैं ज्यादा सेवा कर सकूं। बेईमान लोगों के पास, बुरे लोगों के पास, चोर लुटेरों के पास या लालची लोगों के पास पैसा होगा तो उसका करेंगे क्या? लालची आदमी तो उसको अपने पास इकट्ठा करके रखेगा। वो ब्लैक मनी की बजाय उसके पास तो ब्लॉक मनी हो जाएगा। ठीक है, तो कंजूस लोग उसको सड़ा देंगे, उसको इकट्ठा करके रखेंगे। जो बुरे लोग हैं उसको खुद भोगेंगे, अय्याशी में उड़ाएंगे। और जो और ज्यादा राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं उसके द्वारा दूसरों को सताएंगे। मेरे पास आएगा, मैं किसी को सताऊंगा नहीं। एक बात, मेरे पास आएगा, मैं उसका खुद दुरुपयोग नहीं करूंगा, उपयोग भी नहीं करूंगा, दुरुपयोग तो बहुत दूर की बात, अपने लिए इस्तेमाल ही नहीं करूंगा। तीसरी बात, उसको मैं ब्लॉक करके नहीं रखूंगा, उसको बांटूंगा। तो बांटने से चीजें बढ़ती हैं। तो मेरे पास तो जो है ये एक जगह क्या, ऐसे तो सैकड़ों जगह मेरे पास अभी और आएंगे। मेरे पास तो और ऑफर थे, मैंने तो लिए नहीं। मेरे पास अफ्रीकन कंट्रीज में लाखों लाखों एकड़ जमीन का ऑफर था, वो ले लेता तो और पता नहीं बखेड़ा हो जाता। आपको एफएमसीजी का अब टाइकून कहा जा रहा है कि आप इतने बड़े उद्योगपति, और 3 साल में खास करके आपने इतनी तरक्की की है कि अब आप साबुन से लेकर कॉर्नफ्लेक्स तक, जो कि विदेशी कंपनियां सिर्फ बनाती थी, अब आप वहां तक पहुंच गए, वहां भी बना रहे हैं, ब्यूटी क्रीम बना रहे हैं, काजल बना रहे हैं, कॉस्मेटिक बिजनेस में आप उतर आए हैं। यानी खाने से लेकर नहाने से लेकर कॉस्मेटिक्स, तमाम जगह आपका साम्राज्य अब फैल गया है और विकल्प दे रहे हैं आप लोगों को। आप कहते हैं 2014 और 2015 के बीच में मैं पढ़ रही थी आंकड़े कि 850 करोड़ से लेकर 1200 करोड़ सीधे जंप कर गया आपका जो रेवेन्यू है। तो अब तो ये बिजनेस मैनेजमेंट क्लासेस में शायद पढ़ाई होगी कि इतनी अच्छे मॉडल बिजनेस का हो सकता है। तो ये जो सब आप करके उसके बावजूद अपने प्रोडक्ट्स को बाजार से कम दाम पर बेचते हैं, कैसे? तो ये मुमकिन है लोगों को, ये सिखाएंगे अब लोग। पहली बात तो यह है कि लोग बोलते थे संस्कृत पढ़ा हुआ बेवकूफ होता है। अब ये साबित हो गया कि ऐसा नहीं है। संस्कृत पढ़ा हुआ बेवकूफ नहीं होता, सबसे ज्यादा समझदार होता है। इसलिए बच्चों को संस्कृत पढ़ाइए। पहली बात तो गुरुकुल में पढ़ाओ। मैंने मैनेजमेंट की क्लासें नहीं पढ़ी, लेकिन अब मैनेजमेंट के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, बहुत सी जगह पढ़ाते भी हैं लोग। आपका सक्सेस मॉडल जो है, हमने मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के, मार्केटिंग से लेकर के, ब्रांड से लेकर के, पैकेजिंग से लेकर के, और जो आजकल मॉडर्न ट्रेंड में जो स्टोर्स हैं उससे लेकर के, ये सारी चीजें हमने की। कुछ नहीं था ना, जीरो से शुरू किया ना, और कोई बेईमानी नहीं की। क्यों हुआ? इसके पीछे सच्चाई, सेवा, और सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपके ऊपर ट्रस्ट क्यों करते हैं लोग। तो उसके लिए आपको अपने आप को साबित करना पड़ता है। और हमारा है चीजों के पीछे बड़ी दृष्टि होनी चाहिए और बड़ी सोच रखनी चाहिए। मैं एक फकीर होकर ऐसा कर सकता हूं तो लोगों को सीखने को मिलेगा कि भाई तुमको बिजनेस भी करना है तो चलो, योग सीखना है तो योग सीखो, मेडिटेशन सीखना है वो सीखो, बिजनेस सीखना है बिजनेस सीखो, घर कैसे चलाया जाता है ये भी सीखो। उसके लिए हम लाइफ मैनेजमेंट से लेकर के एंड बिजनेस मैनेजमेंट एंड मेडिटेशन सब कुछ सीखो। ये बड़ी अच्छी लाइन दिव्यता के साथ जी। ये बड़ी अच्छी एक नया मंत्र आपने दे दिया है कि लाइफ मैनेजमेंट से लेकर बिजनेस मैनेजमेंट तक पतंजलि योगपीठ में आप सीख सकते हैं। एक और बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ आखिरी, कि इंटरनेशनल योग डे है 21 जून को, और ये पहला साल है जब ये घोषित किया गया कि इस दिन मनाया जाएगा। इसके लिए आपके क्या कार्यक्रम हैं और किस तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को पतंजलि योगपीठ आगे बढ़ा रहे हैं? 1 जून से सब होम टू होम, घर घर जा करके और कैंपेन करेंगे कि सब बाहर निकलो घरों से। और 21 जून एक ऐतिहासिक मौका है जब पूरी दुनिया भारत के योग और आध्यात्म की शक्ति को देखेगी, परखेगी। और पूरे देश में हमारे कार्यकर्ता इस काम में रहेंगे। पूरी दुनिया के भी करीब 50 देशों में हमारे कार्यकर्ता हैं, तो उनको भी हमने बोला वो भी इस काम में लगे। तो 21 जून जो है ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा अभी तक का इवेंट होगा, और ये एक नॉन पॉलिटिकल इवेंट होगा। ये सोशल से भी ऊपर स्पिरिचुअल इवेंट होगा जी, नॉन कंट्रोवर्शियल इवेंट होगा। और अच्छा लगता है आप देख के कि अमेरिका हो कि चीन हो, तमाम जगह लोग भाषा नहीं, संस्कृत ना जाने, लेकिन योग करते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है और आगे बहुत फैलेगा।
वो व्यक्ति की अनिवार्यता हो गया है। जिस तरह से लोगों को जो है बीमारियों ने घेर लिया है, रोग लोगों के लाइफस्टाइल बन चुके हैं, लाइफस्टाइल डिजीज। तो मैं कहता हूँ इफ यू डिनाई योग इन डेली लाइफ देन डिजीज विल बी एंटर इन लाइफ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।